नमस्कार। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी के हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों ने, आम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की, नाराजगी, गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नाराजगी जाहिर की। लेकिन जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से यह बयान आया कि प्रदेश में कानून का नहीं जंगल राज चल रहा है और अपराधियों का हावी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी यह टिप्पणी स्वाभाविक थी। लेकिन राजनीति के जानकार थोड़ा सा चौंके, और चौंके इसलिए क्योंकि लंबे समय से मायावती पर इस बात का आरोप लगता रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रति नरम है, सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और इसलिए तीखे हमले नहीं करती उस सरकार को, उसकी विफलताओं को या जनहित के मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ अटैक नहीं करती, आक्रामक तेवर नहीं अपनाती। तो इसको लेकर जो छवि मायावती की थी, कल जब उन्होंने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, तो एकाएक चर्चाओं का दौर शुरू हुआ कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। इस कारण पर आज मैं बात करूंगा। उससे पहले अपील आपसे यह करूंगा कि सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मायावती जब हमलावर हुई योगी आदित्यनाथ सरकार पर, तब इसके कारण ढूंढे जाने लगे और जो कारण समझ में आया वो ये कि प्रियंका गांधी की जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं मायावती को अब परेशान कर रही है। कैसे परेशान कर रही है? संगठन की जो व्यूह रचना है वो मायावती ने इस तरह से की है, लेकिन इसके लिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उस तरफ भी थोड़ा सा हमें चलना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी गत उत्तर प्रदेश में हुई। देश में तो हालात खराब ही रहे। सिर्फ जो 2 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलती थी उसमें से भी सिर्फ 1 सीट मिली और राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गई। उसके बाद प्रियंका ने यह बीड़ा उठाया कि वो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगी। पहला जो मौका आया, पहली जो उनकी परीक्षा थी, सोनभद्र में पिछले साल आदिवासियों का नरसंहार कह लीजिए, हत्याकांड हुआ था, वहां प्रियंका को जाना था। लेकिन प्रियंका को सोनभद्र पहुंचने से पहले मिर्जापुर में प्रशासन ने रोकने की कोशिश की और तमाम हजारों कांग्रेसी वहां पर आ गए और प्रियंका चुनार का किला है वहां बैठ गई। उन्होंने सड़क पर धरना दिया और उन्होंने कहा मैं पीड़ितों से जाकर मिलूंगी। लेकिन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अंत में प्रशासन को पीड़ित परिवारों को उनसे मिलवाना पड़ा। लेकिन सवाल उस समय यह उठा कि आखिर प्रशासन पीड़ित परिवारों को प्रियंका से क्यों नहीं मिलने देना चाहता। प्रियंका की यह सक्रियता यहां से जब शुरू हुई थी, उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया था कि भले ही वह कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश है। इसके बाद जितने भी तमाम छोटे बड़े मुद्दे विपक्ष के नेता के तौर पर प्रियंका ने उठाए और संगठन को भी मजबूत किया और संगठन में सक्रिय नेता अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया उत्तर प्रदेश में और जिला, शहर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उनका ध्यान रखते हुए वहां तक निगाह बनाए रखी। उपचुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी प्रियंका की निगाह बनी रही। दिसंबर में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हुए, तब प्रियंका ने एक बार फिर जमीन को नापना शुरू किया और आपको याद होगा कि स्कूटी पर बैठकर वो रिटायर्ड आईपीएस एसआर दारापुरी के घर लखनऊ तक गई थी। तो उस दौरान प्रियंका खासी सक्रिय रही और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो आरोप लगे हैं पुलिस या दमन के, उसमें जो निर्दोष लोग हैं उनकी लड़ाई वो लड़ेंगी, उनके साथ वो खड़ी रहेंगी। और उस दौरान आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध कर रहे थे, विशेषकर इसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा थे, तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि समाजवादी पार्टी या बसपा के मुकाबले, इनके प्रमुख नेताओं के मुकाबले प्रियंका गांधी वाड्रा ज्यादा सक्रिय हैं, ज्यादा एक्टिव हैं और उनके बीच में आकर वो उनकी लड़ाई को लड़ रही हैं। लेकिन उसके बाद कोरोना संक्रमण और महामारी का दौर आया और लॉकडाउन लग गया। लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चलाने के मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाई। उन्होंने बसों को खड़ा किया और बसों को लेकर राजनीति भी हुई और इस तरह उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता को बनाए रखा। अब जो वर्तमान हालात हैं उसमें प्रियंका गांधी
अपने पूरे संगठन की रचना कर रही हैं। आप जानते हैं कि उनको अब वो लखनऊ में जाकर रहेंगी, क्योंकि दिल्ली का बंगला उन्हें खाली करना है, और लखनऊ से वो पूरे संगठन को नापेंगी, लखनऊ की जमीन को नापेंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, और इसको लेकर बीएसपी प्रमुख ज्यादा, और कहा जाता है कि थोड़ा बहुत अखिलेश यादव भी प्रियंका की सक्रियता को लेकर थोड़ा बहुत उनको भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष का जो एक बहुत बड़ा स्थान है वहां पर कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में अपनी जमीन को भरने की कोशिश कर रही है। अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर हालात हैं, जिस तरह बीएसपी ने हाल में अपने संगठन की व्यूह रचना की है, और मैं एक बात और आपको याद दिला दूं कि हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अघोषित रूप से बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, यह बयान दिया था। और तब यह माना गया था कि उनका जो हमला है वो विपक्ष के प्रमुख नेताओं मायावती और अखिलेश यादव की ओर से है। हालांकि अखिलेश यादव पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस को साथ रखने के इच्छुक बताए जाते थे, लेकिन बताया जाता है कि मायावती इसके लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थी। कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी उन्हें देने को तैयार नहीं थी, और इस वजह से कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर रही। कुल मिला के जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में अभी, उसमें मायावती को लगता है कि दलित और मुस्लिम जो उनका मजबूत वोट बैंक माना जाता है वो उनसे खिसक सकता है, और इसीलिए उन्होंने मुनकाद अली को अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, और उत्तर प्रदेश में बीएसपी की यूनिट्स में, बीएसपी संगठन में, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मंडल हैं उसमें दलित मुस्लिम वर्ग के नेताओं को भरपूर जगह दी है। लेकिन दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार इस कोशिश में है। उनका भी जो पूरा संगठन है वो राम मंदिर आंदोलन से पहले, जिसमें कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में उत्तर प्रदेश की रही, उसमें दलित, ब्राह्मण और मुसलमान का जो गठजोड़ था, इनके वोट कांग्रेस को मिलते रहे थे, इस वोट बैंक को फिर से वापस अपने पाले में लाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मेहनत कर रही हैं, और इससे चिंता मायावती की बढ़ी है। और मायावती की चिंता बढ़ने का एक कारण भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी हैं, जो अपनी एक पार्टी बनाकर लगातार युवाओं के बीच में विशेषकर खासे सक्रिय हैं, संविधान की वो बात करते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिश है पुराना जो वोट बैंक है कांग्रेस का, उसको पार्टी से जोड़ा जाए, और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन तक 1.5 साल में, क्योंकि कोरोना संक्रमण की स्थिति आने वाले टाइम में क्या होगी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी ये कोशिश है कि लगातार सक्रियता से अगले 1.5 साल में कांग्रेस को इस हालत में खड़ा किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान भी किया है कि वो उसका चेहरा प्रियंका गांधी ही होंगी और वो किसी से गठबंधन पार्टी नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका संगठन को लगातार मजबूत कर रही हैं, और देखना यह होगा कि अब जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह बीएसपी प्रमुख मायावती का यह बयान आया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, तो माना गया कि प्रियंका की सक्रियता से थोड़ा सा मायावती घबराई, और उनको लगा कि उनका जो ये उनके ऊपर एक ठप्पा लग गया है, वो मित्र विपक्ष है, या उनका सॉफ्ट कॉर्नर योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए है, या वो योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर नहीं होती। इसको उन्होंने समझा, उनके सियासी सलाहकारों ने उन्हें समझाया, और उसके बाद अब उन्होंने ऐसा ये पत्रकार की हत्या पर बयान दिया जंगल राज का। तो माना गया कि वो प्रियंका की सक्रियता से थोड़ा सा घबराई, और उन्हें लगा कि इस ठप्पे को, मित्र विपक्ष के ठप्पे को, सॉफ्ट कॉर्नर वाले इनको हटाना होगा, इसलिए उन्हें आक्रामक भी होना पड़ेगा। तो ये पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत है। इसमें अगले 1.5 साल में काफी सियासी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, लड़ाई होगी, सियासत भी होगी, और जिस तरह प्रियंका गांधी की सक्रियता लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, वो निश्चित रूप से विपक्षी दलों का जो स्पेस है वहां पर बहुत बड़ा, उसमें सपा बसपा के लिए एक चुनौती तो बनती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।